उत्तराखंड में नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ा हमारा ये विशेष बुलेटिन। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में बीजेपी जोर शोर से प्रचार करने जा रही है और बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी एक बार फिर राज्य में 3 जनसभाओं के जरिए राज्य की जनता से संपर्क साधेंगे। फिलहाल राज्य में चुनाव प्रचार की कमान पीएम मोदी ने अपने हाथों में रखी है। वहीं अब उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उतरने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी 12 फरवरी को खटीमा में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी रुड़की, खटीमा और कोटद्वार में जनसभा करेंगे। असल में सीएम योगी की मांग को देखते हुए बीजेपी ने उनकी तमाम व्यस्तता के बावजूद उत्तराखंड में प्रचार का कार्यक्रम रखा है। सीएम योगी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी 12 फरवरी को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा सीट खटीमा में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी कोटद्वार में भी चुनाव प्रचार करेंगे। कोटद्वार से बीजेपी की टिकट पर पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी की बेटी चुनाव लड़ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने तमाम स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, तमाम नेता अब एक एक करके उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। चुनाव प्रचार के इस सिलसिले की शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम वर्चुअल जनसभाओं से हो चुकी है। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 12 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचेंगे, जहां वो रुड़की, कोटद्वार और खटीमा में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने स्टार प्रचारक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को मैदान में उतारेगी। लिहाजा एक बार फिर दोनों नेता राज्य में पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के स्टार प्रचारक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 10 फरवरी को श्रीनगर और अल्मोड़ा के गरुड़ बांज में सभा करेंगे, जबकि राष्ट्रीय महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा 12 फरवरी को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगी। फिलहाल कांग्रेस चुनाव प्रचार के मामले में बीजेपी से पीछे नहीं रहना चाहती है। असल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले दिनों ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी देहरादून में पार्टी के लिए प्रचार कर चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने देहरादून से वर्चुअल रैली के जरिए जनता से संपर्क साधा था। वहीं एक बार फिर कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों को प्रचार के लिए राज्य में उतार रही है। असल में चुनाव प्रचार के आखिरी हफ्ते में कांग्रेस प्रचार को और धार देने में जुटी है। लिहाजा राज्य के पहाड़ी इलाकों में वोटरों को लुभाने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की पिछली रैलियां मैदान जिलों में थी। ऐसे में अब राहुल गांधी जब पहाड़ी इलाकों में चुनाव प्रचार करेंगे तो वो कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए नजर आते हुए बीजेपी पर भी हमला बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का आज उत्तराखंड में तीसरा दिन है और इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड की जनता एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दे, क्योंकि राज्य का विकास आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। वहीं हरिद्वार में पत्रकार वार्ता में अरविंद केजरीवाल ने हिंदू कार्ड भी खेला और पूर्व सैनिकों को लुभाने के लिए सरकारी नौकरी का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य पर 60,000 करोड़ का कर्ज है और राज्य में बीजेपी और कांग्रेस सरकार ने कोई विकास नहीं किया। राज्य के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने का वादा केजरीवाल ने किया और कहा कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। राज्य में विकास योजनाएं शुरू की जाएंगी और इसका लाभ बीजेपी और कांग्रेस के वोटर्स को भी मिलेगा। वहीं राज्य में सीएम फेस कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि पार्टी राज्य की राजधानी गैरसैंण को शिफ्ट करने की योजना पर काम कर रही है और एमएसपी पर जब तक केंद्र सरकार गारंटी नहीं देती तब तक पार्टी कोशिश करेगी और एमएसपी राज्य सरकार दे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, क्योंकि राज्य में स्कूल नहीं है और ना ही स्वास्थ्य सेवाएं हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर चुकी है। इसी प्रयोग को राज्य में भी लागू किया जाएगा। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मोहल्ला क्लिनिक शुरू की जाएंगी। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार हो या भाई भतीजावाद, सभी को खत्म किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में 1 लाख सरकारी भर्तियां होंगी, क्योंकि जब राज्य में अस्पताल बनेंगे और स्कूल बनेंगे, लिहाजा यहाँ के बच्चों को राज्य में रोजगार मिलेगा और जो लोग राज्य से बाहर चले गए हैं उन्हें भी राज्य में रोजगार मिलेगा।
खंड अगर कांग्रेस आ गई तो हमारी आपसे विनती है, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, नई सोच है, नया सीएम चेहरा है, ईमानदार सीएम चेहरा है, दिल्ली में काम करके दिखाया है। आम आदमी पार्टी के पास नए नए आइडियाज हैं, एक पूरा उत्तराखंड को विकास करने का एजेंडा है। हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे। जब हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे, उसमें कांग्रेस वालों का भी फायदा होगा, उनके परिवार वालों का भी इलाज मिलेगा उसमें। हम गांव-गांव तक शिक्षा देंगे, स्कूल पहुंचाएंगे, सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे जैसे दिल्ली में किए, उसमें कांग्रेस वालों के बच्चों का भी फायदा होगा, कांग्रेस के बच्चों का भी इलाज होगा, वो उनको भी शिक्षा मिलेगी। हम बच्चों को रोजगार देंगे, बेरोजगार बच्चों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, कांग्रेस के बच्चों को भी मिलेगा। हम बिजली 24 घंटे करेंगे, कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं उनके घर में भी बिजली 24 घंटे जाएगी। तो मेरी कांग्रेस के सभी वोटर्स और सपोर्टर्स से अपील है कि एक बार इस बार उत्तराखंड की खातिर आप आम आदमी पार्टी को वोट दे दो। इसी तरह से मेरी भाजपा के सभी वोटर्स और सपोर्टर्स से अपील है कि आपने भाजपा को 11-12 साल दिए, अभी तक भाजपा ने कुछ किया आपके लिए? इस बार तो तो आम आदमी पार्टी लगातार उत्तराखंड में अपने आप को मजबूत करने के लिए और उत्तराखंड में सत्ता की दावेदारी के लिए नए नए ऐलान और वादे करते हुए नजर आ रही हैं। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी जुड़ रहे हैं। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से इस वक्त उत्तराखंड में सियासी गहमा गहमी है और मुकाबला अब तक उत्तराखंड में जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी होता हुआ नजर आता है, ऐसे में आप आम आदमी पार्टी को कितना सक्सेसफुल मान रहे हैं कि वो मुकाबला त्रिकोणीय बना रही है, या फिर आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर नहीं होगी? आम आदमी पार्टी और खासकर केजरीवाल, चलो दिल्ली में तो उनका शासन ठीक है, लेकिन यहाँ की परिस्थितियां अलग है। यहाँ जो कुछ बोल रहा सारी हवाई बात पूरी है, और मुझे तो नहीं लगता वो कोई एक सीट भी नहीं जीत रहे हैं। तिकोना भी वो बनाने की स्थिति में शायद 2-3 सीटों पर हो सकते हैं मैक्सिमम, वो भी ज्यादा नहीं है। जमानतें भी ज्यादा लोगों की जाएंगी, वो भी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन यहाँ का माहौल इतना वो खराब कर गए, और उनकी देखा देखी करके कांग्रेस ने भी बिल्कुल हवाई वादे कर दिए हैं। बीजेपी परेशान है कि कहीं ये जीत जाएंगे तो क्या होगा, उन्होंने हिंदू कार्ड शुरू कर दिया। तो कुल मिला के ये जो यहाँ सत्ता की दावेदारी कर रहे हैं ये राजनीतिक दल, यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, वो स्थिति नहीं है। केजरीवाल जितनी हवा में बात कर रहे हैं, वहां ये राज्य उतना दे ही नहीं सकता है। कहाँ से करेंगे? हर चीज फ्री, हर चीज फ्री होगी तो ये राज्य कैसे चलेगा? पैसे भी कर्ज में डूबा हुआ है, 70,000 करोड़ के कर्ज में ये राज्य डूब गया। उसके बाद कुछ करने, लोग सैलरी कर्मचारियों को देने की स्थिति में नहीं है। कहना रोजगार देंगे, अरे रोजगार देंगे, कर्मचारियों को तनख्वाह कहाँ से देंगे? वो वाली बात नहीं है। बिजली फ्री कैसे दे देंगे? बिजली फ्री देने में भी हजारों करोड़ रुपए चाहिए होंगे। तो ये सारी मतलब तो जितना तो इन्होंने है नहीं, लेकिन माहौल जरूर खराब कर दो। दूसरी कंपटीशन में वही जरा कांग्रेसियों का घोषणा पत्र भी देखो, उन्होंने भी इतने वादे कर दिए हैं कि जो पूरे होने मुश्किल है। नहीं, और आप ये रावत साहब जो वादे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे वादे हैं जो उन्होंने दिल्ली में लागू किए हैं। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले ही आम आदमी पार्टी ने कोठियाल का चेहरा उतारा, क्या आपको लग रहा है कि केजरीवाल के इन वादों पर उत्तराखंड की जनता थोड़ा बहुत भी विश्वास करेगी, और अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जहां किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो केजरीवाल किंग मेकर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। वो मैं बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम वो मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे, जाके भटवाड़ियों में बना दें, जहाँ डॉक्टर बैठने के लिए नहीं है, कंपाउंडर बैठने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ तक वार्ड बॉय जाने के लिए तैयार नहीं है जिस जगह पर, वहाँ कैसे क्लिनिक कर देंगे? स्कूलों में मास्टर नहीं जा रहे हैं, कैसे भेज देंगे? वो दिल्ली की जैसी स्कूल तो है नहीं यहाँ पर। नेताओं ने सारे अपनी बेटियां सब देहरादून, हरिद्वार, मुरली के अपने रिश्तेदार सबको ट्रांसफर करा के वहाँ पहाड़ में कोई जा नहीं रहा है, उसका पलायन कैसे रोकेंगे बताओ ना। पहले सबसे बोलो इनके रेवेन्यू कैसे बढ़ाओगे? अगर हम मानते अगर ये सच्ची अगर लफाजी नहीं कर रहे हैं केजरीवाल साहब, तो पहले ये बताओ कि हम इतना हम यहाँ से जनरेट करेंगे, इतने रिसोर्सेज हमारे आएंगे
राज्य की इनकम इतने करोड़, 1000 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि जितने वादे इन्होंने कर रखे हैं कम से कम 25,000 करोड़ चाहिए एक्स्ट्रा, और राज्य की इतनी इनकम भी नहीं है, तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है। वो सारी हवा हवाई है। उत्तराखंड का जो वहां का भौगोलिक परिस्थितियां अलग है, दिल्ली की अलग है। दिल्ली में आप एक दिन में 70 कंस्टिट्यूंसी घूम सकते हैं, और केजरीवाल को पकड़ के ले जाओ, पहले एक कंस्टिट्यूंसी जब देखे देवप्रयाग घूम के देखे, या उसके गंगोत्री घूम के देख लो, या यमुनोत्री घूम के देख लो, एक कंस्टिट्यूंसी में कितने हफ्तों में जाके तुम एक गाँव में एक और बड़ा ऐलान जो केजरीवाल ने आज किया है, वो कहा है कि उत्तराखंड को कर्ज मुक्त कर देंगे। कितना संभव लगता है आपको ये लफाजी है जी? ये मैंने कहा लफाजी है, लफाजी, और ये उत्तराखंड की जनता को धोखा देने वाली बात है। 70,000 करोड़ कैसे मुक्त कर देंगे? मैं ये तो कह रहा हूँ केजरीवाल साहब, पहले बताओ तुम पैसे कहाँ से लाओगे? हवा में बोलो ना, मैं चांद तोड़ तारे तोड़ के सब दे दूंगा, हाथ में दे दूंगा। ये भी बोले, कांग्रेसी बोले हम 40,000 हर महीने देंगे, कहाँ से देंगे? कर्ज में डूब गया है राज्य, पैसे देने की स्थिति में नहीं है। यानी आपके हिसाब से उत्तराखंड का जो पूरा विधानसभा चुनाव इस वक्त हो रहा है, उसमें कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये मुकाबला है। कोई त्रिकोणीय नहीं है, ये कहीं जो है कांग्रेस को हराने की कोशिश कर सकते हैं कहीं कहीं पर। जी जी, 200-400 वोट, क्योंकि यहाँ कई 200-400 वोट से भी फैसला हो जाता है। दूसरी वोट काटेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी वाला वो मुझे लगता है बीजेपी की बी टीम की तरह ही काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो क्या आपको ये लग रहा है कि केजरीवाल के चुनाव लड़ने से फायदा इनडायरेक्टली बीजेपी को होगा और जो वोट कटेंगे वो कांग्रेस के कटेंगे? ये ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो बीजेपी के खिलाफ जो वोट जाना था, हाँ, उसमें से बटेंगे। जो कांग्रेस को जाना था वो कट सकते हैं, और जो यही होगा हंग आ जाएगी असेंबली। जी जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह रावत जी आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करने। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को लेकर साफ तौर पर जय सिंह रावत वरिष्ठ पत्रकार जो कि उत्तराखंड की राजनीति को बखूबी समझते हैं, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो तमाम वादे इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं वो वादे संभव नहीं है पूरे किए जाएं, और इसीलिए इस लफबाजी से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को बचना चाहिए। लालकुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपनी डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ ही कई जनसभाओं को भी संबोधित किया। इसी कड़ी में पूर्व सीएम ने एक बार फिर लालकुआं में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार आते ही 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार योजना से लाभान्वित किया जाएगा, और कहा कि विधवा महिला पेंशन भी बढ़ाया जाएगा। हरीश रावत ने साफ तौर पर कहा कि मेरे द्वारा अपने विधानसभा सीट पर प्रचार करने के साथ ही प्रदेश के सभी सीटों पर प्रचार का कार्य किया जा रहा है, और अब की बार कांग्रेस 60 के पार सीट जीतेंगी और कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि 2022 के 10 मार्च को आने वाले परिणाम में विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या डबल डिजिट में नहीं होगी। वहीं बीजेपी के विधायक एक इनोवा कार में सिमट जाएंगे और कांग्रेस के विधायकों के लिए 2 बड़ी बसों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड 4 धाम 4 काम उत्तराखंडी स्वाभिमान के तहत 4 लाख को रोजगार, 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपये प्रति वर्ष, गैस सिलेंडर के दाम 5,000 के अंदर दिए जाएंगे, और माफ कीजिएगा गैस सिलेंडर के दाम 500 के अंदर दिए जाएंगे, और हर गांव हर द्वार स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ सरकार बनने के पहले साल 57,000 नौकरियां देने का संकल्प कांग्रेस ने लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से लगातार लोग जुड़ रहे हैं। उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र में बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई चुनावी मुद्दे शामिल हैं। घोषणा पत्र को प्रतिज्ञा पत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका मतलब है कि इसमें लिखी एक एक बात को पूरा किया जाए। उत्तराखंड में 10 मार्च को बनने वाली कांग्रेस सरकार में 4 धाम 4 काम का अलग कैबिनेट मंत्री और एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शासन सचिव होगा, और वो 4 धाम 4 काम मंत्रालय का हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड उत्तराखंड के लोगों के सामने रखेगा। आज आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई साहब, ये कचरा घर का सौंदर्यकरण कैसे होता है?
बताइए ना, ये क्या वैसा ही सौंदर्यकरण है जैसा एम्स ऋषिकेश में जो आज घोटाला उजागर हुआ, जिसके तहत देहरादून से ऋषिकेश के मध्य समुद्र का मार्ग निकल गया। मैं उनको पूछना चाहता हूं, गोड़ीमार विधायक जी, कि एक ऐसा काम गिनवा दीजिए, एक जो आपने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में मसूरी के लोगों के लिए किया। और नंबर 3, गोड़ीमार विधायक जी, जब कोरोना था पिछले 2 साल से टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से बैठ चुकी थी। टैक्सी जिनकी थी वो घर पे बैठे थे, जिनकी होटलें थी वो घर पे बैठे थे, जो होटल में नौकरी करते थे उनको नौकरी से उनके मालिकों ने निकाल दिया। आपने उनका उस समय हाथ क्यों नहीं पकड़ा? आप तो घोड़ीमार विधायक से प्रमोट होके घोड़ीमार मंत्री बन चुके थे, पर आपने उस समय भी अपना घर में मौन क्यों रखा? आपने उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? और घोड़ीमार विधायक जी और घोड़ीमार मंत्री जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आप कभी सेना में भर्ती हो जाते हो, कभी कुछ बोल देते हो। ये सेना के लोगों का अपमान क्यों करते हो आप? जो आप वीडियोस डालते हो, क्या उससे सेना का मान बढ़ता? उत्तराखंड में इस साल कड़ाके की ठंड के मौसम में भारी बर्फबारी हुई है, लेकिन चीन बॉर्डर से सटे इलाकों में सेना इसके बावजूद पूरी मुस्तैदी से तैनात है, जिसकी एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली में भारतीय सेना के जवान भारी बर्फ के बावजूद गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारी बर्फबारी के चलते इस बार उत्तराखंड के सीमाई इलाकों में हालात काफ़ी कठिन रहे हैं। आर्मी के अधिकारियों का कहना है कि सीमा पर नज़र रखने के लिए गश्त कर रहे जवान स्कीइंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का उपयोग भी कर रहे हैं। अधिकारियों ने स्कीइंग के इस्तेमाल की बात करते हुए बताया कि इसकी मदद से बर्फीले इलाकों में पेट्रोलिंग करना आसान भी हो जाता है और तेज़ी से भी गश्त हो जाती है। भारतीय आर्मी के अफसरों के मुताबिक जवानों को स्कीइंग के लिए खास ट्रेनिंग दी जा चुकी है, ताकि वो ऐसे बर्फीले इलाके में सेना की पेट्रोलिंग ऑपरेशंस को कुशलता से अंजाम दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में अपनी पहुँच बनाने के लिए कम से कम समय लें। बाजपुर में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को सुविधा देने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग की ओर से पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान प्रक्रिया शुरू कराई गई है, जहां बाजपुर के बरहैनी निवासी बुजुर्ग महिला ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मत का प्रयोग किया है। पोस्टल बैलेट मतदान के दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। आपको बता दें कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान स्थल पर होने वाली परेशानियों को संज्ञान में रखकर इस बार विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घरों में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसी के चलते बाजपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पोलिंग पार्टी बाजपुर के ग्राम बरहैनी में पहुंची। किच्चा के चुटकी देवरिया स्थित टोल प्लाजा पर टोल को लेकर बखेड़ा हो गया। रुद्रपुर से आई कार में सवार लोगों ने टोल मांगने पर टोल कर्मियों से बहस की। उन्होंने खुद को धार्मिक स्थल से जुड़ा बताते हुए टोल देने से इनकार कर दिया। मामला तूल पकड़ा तो कार सवार एक व्यक्ति ने टोल कर्मियों पर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें 2 कर्मचारी जख्मी हो गए। टोल कर्मियों ने हमलावरों को पकड़कर पुलिस चौकी में पेश कर दिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। इस मामले में टोल प्रबंधक राहुल शर्मा की ओर से पुलिस चौकी में तरहीर दी गई है। पूरा मामला टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड की तमाम खबरों में बस इतना ही। एफएम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।